जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं एनवायरनमेंट के इस प्रैक्टिस सेट के साथ में, और यहां पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट से। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल वेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इससे पहले एनवायरनमेंट के 13 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ चाइल्ड डेवलपमेंट के और मैथ्स पेडागोजी के भी प्रैक्टिस सेट रेगुलर आ रहे हैं, तो आप उन्हें भी चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा के हस्तांतरण का नियम दिया है वो लैंडमार्क नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ऊर्जा के हस्तांतरण का नियम दिया है। और इन्होंने बताया है कि जितनी भी ऊर्जा आती है उत्पादक से, जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसका केवल 10% ही उपभोक्ता अपने शरीर में उसे रूपांतरण कर पाता है। ठीक है, यहाँ पर मान के चलते हैं ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य बन गया, जैसा ही बना है। तो सूर्य से जो ऊर्जा आएगी, मान के चलते हैं 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा आई। ठीक है, 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा। तो उत्पादक के पास कितनी पहुंचेगी, हरे पौधे पेड़ घास, इसके पास कितनी पहुंचेगी, तो उसका केवल 10%, तो 10,000 कैलोरी ऊर्जा को ये संचित कर लेंगी। इसके बाद में इन हरे पौधों को जो भी खाएगा, खरगोश खाएगा, बकरी खाएगी, तो उसके पास इसकी जो है 10,000 की 10% ऊर्जा जाएगी, 1,000 कैलोरी। ठीक है, इसके बाद में खरगोश को या फिर बकरी को जो भी खाएगा तो उसके पास मात्र 100 कैलोरी ऊर्जा पहुंच पाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जो ऊर्जा के हस्तांतरण का नियम है, केवल 10% ऊर्जा का रूपांतरण हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आते हैं तो सभी सूक्ष्म जीवीय प्राणी, जीवाणु व कवक, मांसाहारी कवक व जीवाणु, या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जो अपघटकों के अंतर्गत आते हैं वो होते हैं जीवाणु व कवक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जीवाणु व कवक होते हैं, ये जो उत्पादक उपभोक्ता होते हैं, इन्हें अपघटन का कार्य करते हैं, उन्हें मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है पादप पलवक होते हैं। पादप पलवक होते हैं तो स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, अपघटक होते हैं, या फिर रसायन पोषी होते हैं। ठीक है, तो जो पादप होते हैं या फिर पलवक होते हैं, यह होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वपोषी, परपोषी, इन सभी को हम किसी दूसरी वीडियो में विस्तार से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 समुदाय के अंतर्गत आते हैं। समुदाय के अंतर्गत आते हैं तो एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी, एक ही जाति के सदस्यों का समूह, केवल स्वपोषी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक विशेष समुदाय के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी। ठीक है, जैसे यहाँ पर पक्षी हैं तो एक विशेष समुदाय में आते हैं, वो अपना घोंसला बनाकर या फिर अपने एक विशेष आवास में रहते हैं। इसके अलावा जो जलीय जीव हैं वो एक विशेष समुदाय में आते हैं। ठीक है, सरीसृप, स्तनधारी, इस प्रकार से अलग अलग समुदायों में जीवों को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं। निम्नलिखित में से एक ही पोषण स्तर के जीवधारी कौन से हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है हिरण एवं मधुमक्खी, चीता एवं भेड़िया, सांप एवं केंचुआ, या फिर कौआ, या फिर गाय। ठीक है, तो एक ही पोषण स्तर के जो जीवधारी हैं वो हैं कौन से। ऑप्शन बी चीता एवं भेड़िया। दोनों मांसाहारी हैं, दोनों शिकार करके खाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन की भाषा को चेंज किया जा सकता था, पूछा जा सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विपरीत है। ठीक है, तो यदि विपरीत की पूछते तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। चीता एवं भेड़िया दोनों ये अलग समुदाय में आते हैं और अलग पोषण स्तर के जीव हैं, इसलिए यही एक विपरीत हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है पदार्थों का चक्रण
ऊर्जा प्रवाह, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का चक्रण होता है एवं ऊर्जा प्रवाह दोनों यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है वो है आपका समुद्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, समुद्र, ठीक है। समुद्र में सबसे अधिक जीव विविधता देखने को मिलती है और सबसे बड़ा यह पारिस्थितिक तंत्र है पृथ्वी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, स्वामित्व के आधार पर उद्योग का प्रकार है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग का प्रकार है, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर उद्योग तीनों प्रकार के हो सकते हैं। निजी उद्योग होते हैं, जो प्राइवेट संस्थान होते हैं निजी उद्योग, सरकारी संस्थान हो सकते हैं, सहकारी संस्थान ऐसे होते हैं जो निजी एवं सरकारी दोनों की सहायता से यहाँ पर संचालित होते हैं। तो इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के हो सकते हैं, निजी, सहकारी एवं सरकारी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है उपर्युक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ है हमें अपने आवास को किस दृष्टि से स्वच्छ रखना चाहिए। हमें अपने आवास को किस दृष्टि से स्वच्छ रखना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या फिर नैतिक दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें अपने आवास को, अपने परिवेश को स्वच्छ रखना चाहिए। यदि हमारा परिवेश स्वच्छ रहेगा तो हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव नम हवा में शीघ्रता से पनपते हैं। सूक्ष्म जीव जो नम हवा में शीघ्रता से पनपते हैं, तो जीवाणु, थीस्ट, कीट या फिर फफूंद, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाता है जो नम हवा में आसानी से पनपते वो हैं जीवाणु। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज को खराब कर देता है। अनाज को खराब कर देता है कबूतर, हाथी, कीट या फिर कोई नहीं। अनाज को कौन खराब कर देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर इसका सही आंसर बताएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कीट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कीट हैं, जैसे आपने देखा होगा अनाज में कई प्रकार के छोटे छोटे कीट हो जाते हैं, ये अनाज को बहुत जल्दी खराब कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है इस वीडियो का और ये जो प्रैक्टिस सेट है 150 क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन नंबर 132, ठीक है। बहुत जल्दी दोस्तों हिंदी का, संस्कृत का प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण ज्वलन से बनने वाला प्रदूषक जो फुफ्फुस कैंसर का कारण है। हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण ज्वलन से बनने वाला प्रदूषण जो फुफ्फुस कैंसर का कारण होता है, तो कौन सा यहाँ पर ये प्रदूषण होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3,4 वेंजीपायरिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है यह प्रदूषक का नाम है जो कि हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण ज्वलन से बनता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है भौगोलिक निकटवर्ती जलाशय में शैवाल विलोम की उत्पत्ति से जल गंदा, हरा एवं प्रदूषित होने लगता है। इसका क्या कारण है। भौगोलिक निकटवर्ती जलाशय में जो भूमि के जो पास जलाशय होते हैं इनमें शैवाल और ब्लूम की उपस्थिति के कारण जल गंदा एवं हरा एवं प्रदूषित होने लगता है। इसका क्या कारण है, ठीक है। तो इसका जो कारण है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए है जल में अपमार्जक एवं वहित मल की अधिकता होने के कारण, ठीक है। जल में ऑक्सीजन की अधिकता होने के कारण, जल में CO2 की अधिकता कारण होने के कारण या फिर जल में मछलियों की अधिकता होने के कारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल में अपमार्जक एवं वहित मल की, जो भौगोलिक दृष्टि से निकट होते हैं, जो बस्तियों के निकट होते हैं या फिर जो शहरों के निकट जलाशय होते हैं उनमें जो शैवालों की उत्पत्ति होती है और जलकुंभ भी बहुत अधिक मात्रा में उनमें फैल जाती है। पानी गंदा हो जाता है, हरा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो इसके किसके कारण होता है। जल में अपमार्जक एवं वहित मल की उपस्थिति के कारण, इसकी अधिकता के कारण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्योटो संधि में कौन से देश सम्मिलित नहीं है। क्योटो संधि में कौन से देश सम्मिलित नहीं है।
फ्रांस एवं जर्मनी, इंग्लैंड एवं यूएसए एवं ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान एवं डेनमार्क। क्योटो संधि में निम्नलिखित में से कौन से देश सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो सम्मिलित देश नहीं है वो यूएसए एवं ऑस्ट्रेलिया इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्वचा कैंसर की दर में वृद्धि का मुख्य कारण है। त्वचा कैंसर की दर में वृद्धि का मुख्य कारण है खाद्य पदार्थों में मिलावट, जल प्रदूषण, दृश्य प्रकाश में पराबैंगनी किरणों की वृद्धि या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो त्वचा कैंसर में की दर में वृद्धि का प्रमुख कारण है तो ऑप्शन सी है, जो दृश्य प्रकाश में पराबैंगनी किरणों की वृद्धि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब पराबैंगनी किरणें सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो मनुष्य की त्वचा पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो वो त्वचा कैंसर को बढ़ाती हैं। ठीक है, और पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? तो ओजोन परत O3 पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? सफेदा का, खुबानी का, नारियल ताड़ का या फिर ग्रे एल्डर का? तो इस क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बार यूकेलिप्टस भी आया था किसी सेट में जिसमें परिस्थिति के लिए आतंकवादी कहा गया था। ठीक है, इसलिए इसको हम अभी छोड़कर चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम इसे क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ताजमहल को नुकसान पहुंच सकता है। ताज को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो यमुना की बाढ़ से, तापमान में वृद्धि से, मथुरा रिफाइनरी के वायु प्रदूषण से या फिर उपर्युक्त सभी से। ठीक है, तो ताजमहल को जो नुकसान पहुंचने का सबसे बड़ा खतरा है वो है मथुरा रिफाइनरी के वायु प्रदूषण से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मथुरा रिफाइनरी है ताजमहल के बहुत ही नज़दीक है और इससे होने वाला प्रदूषण जो होता है उससे स्थान विशेष पर बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रदूषण होता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बनते हैं मथुरा रिफाइनरी से वायु प्रदूषण से ताजमहल को नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण को बनाए रखे और उसे सुधारे तथा देश के वनों एवं वन्य जीव की रक्षा करे। यह युक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह जो अनुच्छेद है इससे संबंधित है उस कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 48A। ठीक है, तो ये आप क्या रखना, अनुच्छेद 48A एक वीडियो है जिसमें संविधान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस को कवर किया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, पादप व जंतुओं की दुर्लभ जातियों को संरक्षण करने के उद्देश्य से किस संघ की स्थापना की गई है? पादप एवं जंतुओं की दुर्लभ जातियों को संरक्षण करने के उद्देश्य से किस संघ की स्थापना की गई है? तो IBP, MAV, IUCN या फिर IVCN। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी IUCN। ठीक है, IUCN। इसका मैं फुल फॉर्म आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म आप स्वयं सर्च करें यदि पता नहीं है तो, और पता है यदि तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसके कमेंट को पिक किया जाएगा जो सबसे पहले और सबसे अच्छा इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो का लिखा हुआ है, एयर इंडिया का मुख्यालय है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, सिंगापुर में, भोपाल में है या फिर मुंबई में है? ठीक है, तो एयर इंडिया का जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट है, रासायनिक खाद के प्रयोग से जल ग्रहण क्षमता में आती है। रासायनिक खाद के प्रयोग से जल ग्रहण क्षमता में आती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रासायनिक खाद के प्रयोग से जल ग्रहण क्षमता में क्या होता है? ऑप्शन बी कमी आती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है, पौधे एवं मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। कृत्रिम खाद का, गोबर की खाद का, पानी का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पौधे एवं मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का या फिर जैविक खाद का हमें उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसका उपयोग करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है कृषि के लिए और मिट्टी के लिए भी। इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और भविष्य में मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य जीव की उत्पत्ति भूमि पर हुई, नदी में हुई,
आग जीव की उत्पत्ति, ठीक है, भूमि पर हुई, नदी में हुई, सागर में हुई या फिर आकाश में हुई। तो जो जीव है इनकी उत्पत्ति जो हुई है यह समुद्र से मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सागर में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 16 सितंबर को या फिर 5 जनवरी को। तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हिमालय से लगे भाग को कहते हैं, हिमालय से लगे हुए भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर वांगर, खादर, तराई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय से लगे भाग को हम कहते हैं तराइन क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाए, तराई क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अध्यापक के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? कक्षाध्यापक के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? व्याख्यान विधि का, परिचर्चा विधि का, प्रश्नोत्तर विधि का या फिर श्रुति लेखन विधि का? ठीक है, तो कक्षाध्यापक के लिए इनमें से जो विधि होगी वो होगी आपकी प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? श्याम पट्ट का उपयोग, चर्चा, कहानी सुनानी चाहिए, अब प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, कहानी सुनानी चाहिए। विद्यार्थियों की रुचि कक्षा में बनी रहे इसके लिए शिक्षार्थियों को समय समय पर कहानियों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि कहानी सुनने में जो छात्र होते हैं बहुत ही रुचिकर होते हैं, उनकी रुचि होती है कहानियाँ सुनने में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है केवल विद्यार्थी को, विद्यार्थी एवं शिक्षक को, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता को या फिर विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को। तो शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है, तो किसे सम्मिलित करता है? ऑप्शन डी, उसमें विद्यार्थी को सम्मिलित किया जाता है, शिक्षक को सम्मिलित किया जाता है, पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए, ध्यान बनाए रखने के लिए, शिक्षण के लिए या फिर अभिव्यक्ति के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शिक्षण के लिए। शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न क्यों पूछना है? शिक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो विद्यार्थी में सर्वप्रिय हो, अपने साथ ही अध्यापकों में प्रिय हो, प्रधानाचार्य का प्रिय हो या फिर छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन डी, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संलग्न रहता है। ठीक है, ये है जो श्रेष्ठ अध्यापक की विशेषता है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।